आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ MA हिस्ट्री MA चाइल्ड 105 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि जून 2025 सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। उसके लिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए अप टू डेट रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर अपलोड होते रहते हैं, जो कि लास्ट मोमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैंने अभी एक और वीडियो अपलोड करी है, ठीक है। उसमें जो है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मिनट यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया है। हाँ, हम ये क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो वीडियो गलती से बंद हो गई। अब मैं दोबारा 11 मिनट वेस्ट नहीं कर सकती रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। जो 11 क्वेश्चन नंबर था ना, उसमें हमसे ये पूछा था कि जो औपनिवेशिक शासनकाल था, मतलब जब भारत औपनिवेश था, जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो उस समय जो है भारत में कृषि में क्या क्या परिवर्तन लाए गए, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है ना, उन्होंने भारतीय कृषि को पूंजीवाद विश्व अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया। मतलब ये कि अब जो भी कृषि करेंगे, जो भी खेती होगी, उसके ओनर जो है किसान नहीं होंगे, वो भूमि विहर होंगे, वो मालिक होंगे जिनकी वो भूमि होगी। इसने किसान आत्मनिर्भरता से परतंत्रता की ओर बढ़ गए, जिससे जो किसान है अब वो आत्मनिर्भर नहीं रहे, वो परतंत्रता की ओर बढ़ गए। कैसे? मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर होने लगे, है ना। अब देखते हैं कि उस टाइम क्या क्या परिवर्तन आए थे। मेन पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है वो है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू हुई। इसे हम लिखने के बाद हाईलाइट करके अपना आंसर मेंशन करेंगे कि सबसे पहले जो है ना, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू हुई 1793 में शुरू हुई थी, ये जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ओके, इसमें क्या था कि जो ज़मींदार थे ना, ज़मींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। बड़े बड़े भूमिहर लैंडलॉर्ड थे, उनको गरीब किसानों की भूमि का मालिक बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो गरीब किसान थे ना, उनका शोषण होने लग गया, उनसे ज़्यादा टाइम काम करवाने लग गया, ज़्यादा खेती बाड़ी करवाई गई, ज़्यादा मेहनत करवाया गया, लेकिन उनको खर्चा पानी बहुत मिनिमम मिलता था, है ना। जो नेक्स्ट व्यवस्था थी वो ये थी कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो है वो रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था लागू हुई। इसमें क्या था, इसमें जो किसान थे ना, वो सीधे राज्य को कर देते थे, मतलब जो स्टेट होता था उनको टैक्स देते थे, और वो टैक्स इतने हैवी होते थे कि गरीब किसान वो टैक्स अफोर्ड नहीं कर पाता था, और टैक्स उन्हें पे करना कंपल्सरी था। इस तरह वो धीरे धीरे कर्जे में जाने लगे, क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम टैक्स देना ज़रूरी था, अदरवाइज़ उन्हें खाना पानी नहीं मिलता। और उस टैक्स को पे करने के लिए वो एक दूसरे से कर्जे लेने के चक्कर में वो लोग और भी ज़्यादा कर्जे में डूबते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नकदी फसल प्रणाली, जिसमें जो है क्या हुआ गया कि जो भी किसान वगैरह थे ना, उनसे ना ज़बरदस्ती उन्हीं के खेतों में ऐसी खेतियाँ लगवाई जाने लगी, जिससे जो है बंजर भूमि हो जाती थी। जैसे कि बिहार में क्या हुआ था, 3 कट्ठे प्रणाली होती थी कि जो भी किसान है उनको अपनी भूमि के 3/4 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अब जो एक पार्ट बचा उसमें क्या ही खाने की चीज़ें उगाएंगे, है ना। और जब भी नील की या अफीम की खेती करते हैं ना, तो उसके बाद जो वो भूमि है ना बहुत बंजर हो जाती है। अगले 3-4 साल तक उसको पड़ती छोड़ना पड़ता है, मतलब उस ज़मीन को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नील वगैरह ऐसी फसल है जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है एनर्जी। तो इस वजह से क्या हुआ, अफीम, नील और कपास जैसी फसल उगाने की वजह से जो है खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, क्योंकि जब वो अपने खेतों में ये सारी चीज़ें उगाने लगे ज़बरदस्ती करने पर, तो उनके पास ज़मीन नहीं बचती थी कि वो अपने खाने के लिए चीज़ें उगाए, तो ऐसे खाने की कमी पड़ने लगी, कृषि पर निर्भरता और भुखमरी बढ़ गई। औपनिवेशिक काल में जो है उत्पादन नीति ने अकाल और भुखमरी को जन्म दिया, जैसे कि 1876 और 78 का जो भीषण काल पड़ा था ना, उस टाइम जब ब्रेड रोटी भी बहुत महंगी हो गई थी, उस टाइम की तरह। अब ये जो है वो औपनिवेशिक शासनकाल में जो भारतीय कृषि थे और जो परिवर्तन हुए थे, उसको लेकर इतिहासकारों की क्या राय है वो जानते हैं। उसके बारे में जो है ना, रंजीत बुआ जी कहते हैं कि उनके अनुसार कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का सबसे स्थायी रूप है। और जो विपिन चंद्र जी है, उन्होंने कहा कि ये नीति किसानों को नकद फसल के बंधन में बांधने वाली थी। अब हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखें कि जो ब्रिटिश नीतियाँ थी ना कृषि को लेकर, खेती को लेकर, वो ऐसी थी कि जिससे किसानों का सिर्फ और सिर्फ शोषण होता था। वे किसान असहाय हो गए थे, टैक्स देते देते गरीब हो गए थे, इतना कर्जा उन पर चढ़ गया था, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जितना भी खेती का
लाभ होता था ना वो सब सेंट्रल में ज़्यादा था, सेंट्रल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बेचारे असहाय से हो गए थे। तो ये सारे परिवर्तन आए थे औपनिवेशिक काल में कृषि को लेकर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया और उनके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम रीड कर लेते हैं कि जो भी हम इंट्रोडक्शन देंगे उसमें हम ये बताएंगे कि जो औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई वो अधूरी और ब्रिटिश हितों पर केंद्रित है। कैसे? क्योंकि ये भारतीय समाज और आर्थिक संरचना में बड़े बदलाव लाई। ये सारे जो भी उन्होंने रूल्स फॉलो किए ना ब्रिटिश ने अपने हिसाब से फॉलो किए कि उनको इन सब चीज़ों को प्रॉफिट हो। अब इनसे कैसे हुआ इनके हम चीज़ें फैक्ट्स करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि उन लोगों ने जो क्या किया औद्योगिकरण में, सबसे पहले रेलवे और आधारभूत ढांचों का विकास हुआ। एक मिनट थोड़ा सा जूम करती हूँ, आई होप आपको दिख रहा हो। रेलवे और आधारभूत ढांचों का विकास हुआ। 1853 में ना पहली रेलवे लाइन चली जो कि ब्रिटिश व्यापारियों को सहायता मिली, और ये कहाँ चली थी? मुंबई में चली थी, थाने से, सबको पता होगा, जो कि 1853 में चली थी। और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के ना व्यापार को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने आने में। ठीक है, जो नेक्स्ट था ना वो ये था कि मिल और उद्योग खुले। बॉम्बे में कपड़ा मिल, बंगाल में जूट मिल आदि की स्थापना हुई, जिससे क्या हुआ कि स्वदेशी उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं मिला। क्योंकि जब आपके कपड़ा मिल खुल गया है तो मिल में तो सारी चीज़ें एक बार में हैवी क्वांटिटी में बनाई जा सकती है और कम टाइम में। तो जब कम टाइम में हैवी क्वांटिटी में चीज़ें बनाई जा रही है तो उसका रेट कम होगा मार्केट में, और रेट कम होगा तो जो लोग हाथों से ये सारी चीज़ें बना रहे हैं उनका तो रेट हैवी होगा क्योंकि उनका टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो फिर लोग सस्ती चीज़ों की ओर झुकने लगे, जिससे जो है स्वदेशी लोग हथकरघा लोगों का उद्योगों का कोई संरक्षण नहीं मिला, वो बेचारे बर्बाद हो गए देखते ही देखते। क्या हुआ? पारंपरिक कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। जो भी हस्तशिल्प वगैरह थे, हथकरघा थे, जो भी हाथों से चीज़ें करते थे, जो अपने हाथों से उद्योग चलाते थे, जैसे अगरबत्ती बनाना या कपड़े बनाना या कोई कढ़ाई वगैरह करना, तो उन लोगों में जो है ना प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि मशीनें लग गई, मशीनों से ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली बनने लगी, तो उन लोगों का कार्य समाप्त हो गया, उन लोगों का पतन हो गया। मजदूर वर्ग और शहरीकरण, मजदूर वर्ग जो थे ना उनका उद्योग हुआ, क्योंकि अब जब इतना औद्योगिकरण हो रहा है, मशीनें लग रही है, तो मशीनें लगने के लिए, मशीनों में काम करने के लिए मजदूर भी तो चाहिए ना। तो और नॉर्मल सी बात है, जब इतने सारे लोगों के कार्य छूट रहे थे, हस्तशिल्पकार जो भी थे, हथकरघा कारीगर, उन लोगों को कुछ ना कुछ तो काम चाहिए था, तो इसलिए अब वो मजदूर बढ़ गए और अब मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ा था। और काम वो करते ही, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि खाने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है, तो वो किसी भी हालत में काम करने के लिए तैयार थे और उनको कोई राइट्स नहीं मिलते थे। यही जो था असमान और केंद्रित हो गया। इसमें इतिहासकारों की राय यही है कि आधा अधूरा औद्योगिकरण था जो कि औपनिवेशिक गिरावट का प्रतीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आज का निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में यही है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है वो भारत को आत्मनिर्भर नहीं कर पाई, बल्कि ब्रिटिश का उपनिवेश बना दिया। ब्रिटिश लोगों ने इसको अपने तरीके से यूज़ किया, फ़ायदा उठाया उन लोगों ने हम लोगों का, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि उपनिवेशवाद और आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था के बीच के संबंधों को बताना है। जो उपनिवेशवाद थे ना और जो आधुनिक भारत, मतलब जो हम पहले किसी और के अंडर थे ब्रिटिश शासन के, और जो अभी का करंटली भारत है, इन दोनों की इकोनॉमिक्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है। विवेचना करनी है, अच्छी बुरी चीज़ें बतानी है ना। तो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि उपनिवेशवाद ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को छीन करके उसे ब्रिटिश पूंजीवाद की तरफ झुका दिया। ब्रिटिश पूंजीवाद का एक तरीके से कह सकते हो कि लालायित कर दिया उन्होंने हमें कि हम उन पर डिपेंड रहे, है ना। तो हम केंद्र बिंदु मेन पॉइंट करते हैं कैसे। कच्चे माल की आपूर्ति, भारत में कपास, अफीम, मसाले आदि ब्रिटेन भेजे जाने लगे, है ना। और वहाँ पे कपड़े बनाने के बाद, मतलब जो भी हम रॉ मटेरियल थे ना वो हम वहाँ पे भेजते थे ब्रिटेन में, और फिर वहाँ से वो चीज़ें बन के जब इंडिया में आती थी तो महंगे रेटों पर बिकता था, जिससे हम बहुत ज़्यादा मजबूत थे भारी दामों पर लेने के लिए। दूसरा क्या हुआ कि ब्रिटिश माल का आयात होने लग गया। भारतीय बाज़ारों को ब्रिटिश उत्पादों से भर दिया गया है। जो भी ब्रिटिशर्स वगैरह बना रहे थे मशीनों से सस्ती चीज़ें, वो भारत में आने लगी, और जिससे भारत में वो सस्ती चीज़ें मिल रही थी तो लोगों ने भारत की स्वदेशी महंगी चीज़ें खरीदनी बंद कर दी, जिससे उनका उद्योग बंद हो गया। व्यापार संतुलन और कर नीति, जिससे भारत में अधिशेष का ब्रिटेन को स्थानांतरित हुआ। रेनोवेल
आर्थिक आत्मनिर्भरता का पतन हुआ। भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे ना और जो समुदाय कमज़ोर थे वो लोग समाप्त से हो गए। सॉरी गाइस, वो बैक हो गया था। तो अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से उन्होंने भारत की कल्चर को कमज़ोर बना दिया, जिसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार है। जैसे कि जो सुमित सरकार जी थे उन्होंने इसे औपनिवेशिक पूंजीवाद की संरचना कहा, और जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने ये कहा कि आर्थिक अपवाहन है ना। निष्कर्ष में बताएंगे कि जो भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटिश शोषण की नींव पर खड़ी थी, न कि स्वदेशी विकास पर, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी और कितने क्वेश्चन हैं? अभी है 3 क्वेश्चन आई थिंक, है। चलो कवर कर देते हैं जल्दी, जिसमें से जो है फर्स्ट क्वेश्चन मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है धन के अपवाहन सिद्धांत के बारे में पूछा है, जिसमें हमें बताना कि अपवाहन सिद्धांत क्या होता है। तो धन का अपवाहन सिद्धांत जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये जो है इन्होंने लिखी थी, ये बुक दादा भाई नौरोजी ने। सॉरी, बीच में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। जो दादा भाई नौरोजी थे ना उन्होंने वो बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ ड्रेनेज समथिंग करके जो बुक है वो इन्होंने लिखी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के शिल्प और कुटीर उद्योग के बारे में पूछा है कि उस वक्त शिल्प और कुटीर उद्योग की क्या दशा थी, कैसे क्या चल रहा था, वो हमें बताना है। तो हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा कि जो भारत के शिल्प और कुटीर उद्योग थे वो प्राचीन काल से ही वैश्विक व्यापार में योगदान देते रहे, काफ़ी फेमस रहे हैं। वे उद्योग स्थानीय प्रतिभा और संसाधनों पर आधारित थे, वो किसी का मोहताज नहीं थे, जिससे कि हम कैसे बता सकते हैं कि जो हस्तशिल्प की विविधता है, वस्त्र, बनारसी, चंदेरी, पीतल, तांबा, काष्ठ खदान, मिट्टी की बर्तन, ये सारी चीज़ें प्राचीन भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्मित की जाती थी। गिल्ड प्रणाली, जिसमें शिल्पकार जो है ना संगठनों में कार्य करते थे, जो गुणवत्ता और व्यापार दोनों पर नियंत्रित रखते थे कि जो भी शिल्पकार सामान बना रहे उसमें गुणवत्ता दोनों और व्यापार दोनों होना चाहिए। राष्ट्रीय संरक्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसमें शिल्पकारों को राज्य संरक्षण देता था और उनकी सामाजिक सम्मान का हमेशा ध्यान रखते थे, है ना। विदेशी व्यापार बढ़ा, रोमन साम्राज्य, अरब और एशिया तक भारतीय शिल्प की वस्तुएं निर्यात होने लगी, मतलब जहाँ हमारे देश से बाहर ये हस्तशिल्प की वस्तुएं जाने लगी, जिसमें जो है हिस्टोरियंस का अलग अलग कहना है, वो आप पढ़ दीजिएगा, है ना। जो कि रोमिला थापर जी है वो इन्होंने इस उद्योग को आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक कहा है। तो निष्कर्ष में तो यही है कि भारत ये कुटीर उद्योगों ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी समृद्ध किया है, और बहुत सारे मोन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसकी शिल्पकारी आज भारत को बहुत नाम के लिए फेमस कर दिया है ना। जैसे कि ताजमहल की साइड की चित्रकारी देखिएगा आप, है ना, जिसमें सोने की ताज जड़े, ये सारी शिल्पकारी ही तो है जो मोन्यूमेंट्स वगैरह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि भारत में वाणिज्यिक पूंजीवाद के उदय और औपनिवेशिक नीतियों के संबंध के बारे में बताना है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है पूंजी के निवेश के लिए नए ढांचे तैयार किए गए, जिसमें पूंजीवाद का उदय हुआ। कैसे? नकदी फसलों पर जोर दिया गया, कपास, नील, अफीम आदि को उगाने के लिए किसानों को दबाव बनाया गया, उनको मजबूर किया गया। 3 कठिया प्रणाली जैसे फॉलो लाए गए कानून, है ना, स्तंभरारी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, ऐसे कानून लाए गए। टैक्स वगैरह देना है। ब्रिटिश कंपनियों का व्यापार नियंत्रण, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना उन्होंने पूरे उस पर अपना नियंत्रण कर लिया था, पूरे भारत के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया था। रेलवे और संचार का विकास किया, जिससे मतलब जो ब्रिटिश वगैरह थे ना उन्होंने रेलवे वगैरह जो थाने में चलाया था सबसे पहले 1853 में। इससे क्या हुआ, उनके ही वस्तुओं का आवागमन ईजी हो गया और उनको ही लाभ पहुँच रहा था। उनकी चीज़ें आने जाने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने जाने में उनको प्रॉफिट हो रहा था। वो अपनी चीज़ें बाहर से ला के इंडिया में बेच रहे थे। इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर ले जाते थे, वहाँ से उस रॉ मटेरियल को फाइन मटेरियल बना के इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे थे और फिर यहाँ पे हैवी टैक्सेस लगा के सेल करते थे। स्वदेशी उद्योगों का उतना जब वो यहाँ से चीज़ें भेज रहे हैं, मशीनों से चीज़ें भेज रहे, तो लोगों ने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को खरीदना कम कर दिया, और जिससे क्या हुआ कि जो भारतीय उत्पादक लोग थे, जो मजदूर वर्ग थे, वो हाशिए पर चले गए, जगह कोई ठिकाने नहीं रहा। जो कि ए आर देसाई जी ने है ना, उन्होंने
एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने इस सिचुएशन को कॉलोनियल कैपिटलिज्म बताया, और जो विपिन चंद्र जी थे उन्होंने इसको अनुपातक पूंजीवाद कहा। सो निष्कर्ष में तो हम बता सकते हैं कि ब्रिटिश नीतियाँ भारतीय पूंजीवाद को विकसित करने के बजाय अपने हितों में ढालती रही। हमें विकासशील बनाने की जगह वो अपने अकॉर्डिंग हमें यूज़ करते रहे, है ना। धन का प्रबंधन सिद्धांत के बारे में पूछा कि धन का प्रबंधन सिद्धांत क्या है। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये उन्होंने लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। ये विचार जिसमें भारत ने से ब्रिटेन को संसाधनों और आय का निरंतर प्रभाव बताया गया है। मतलब जो भारत की चीज़ें थी ना, जो संसाधन वगैरह थे, रॉ मटेरियल चीज़ें, ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स को देते थे, और जो भी इंडिया में ब्रिटिशर्स वगैरह काम करते थे ना, और जो ब्रिटेन में भी बैठे बैठे काम करते थे सेना के पद पे या फिर जजेस वगैरह, तो उनको भी सैलरी जो है वो भारत से जाती थी आय। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे धन का प्रबंधन सिद्धांत है, कैसे भारत से धन बाहर के लोगों को भेजा जा रहा है जिसका विरोध हुआ, कैसे व्यापार अधिशेष का स्थानांतरण हुआ, भारत से निर्यात होने वाला अधिशेष माल ब्रिटेन को भेजा जाता था। ज़्यादातर पेंशन और वेतन, अंग्रेजी अफसरों को भारी पेंशन और वेतन मिलता था, जबकि जो इंडियन अफसर वगैरह थे उनको ना तो पेंशन मिलता था, ना ही वेतन ज़्यादा मिलता था, कम वेतन मिलता था। और इंडियन फौज में इंडियंस कम थे, ब्रिटिशर्स ज़्यादा थे। लोगों का ब्याज, भारत से लिए गए ऋणों का ब्याज भी ब्रिटेन को ही जाता था। और जो प्रशासनिक खर्च थे, जो इंग्लैंड में बैठकर भारत पर शासन करते थे ना, जो मैंने अभी बताया, कोर्ट वगैरह है ना, आर्मी वगैरह, तो उसकी वसूल भी वो भारत से ही करते थे, भारत से ही उनको सैलरी जाती थी। तभी जो है दादा भाई नौरोजी ने ये धन का प्रबंधन सिद्धांत लिखा था और लोगों को अवेयर किया था, जिसमें निष्कर्ष तो यही कि जो प्रबंधन सिद्धांत है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय लोकतंत्र की आर्थिक चेतना का आधार बना। और लोगों को जब दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया कि कैसे भारत का धन बाहर के देशों में भेजा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो लोग जागृत हुए और उन्होंने इस चीज़ को चेतना का आधार बनाया और स्वतंत्रता की मांग करने लगे और मजबूती से डटे रहे। 2 क्वेश्चन और बचा कर लेते चलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है ना, वो ये पूछा है कि ब्रिटिश शासन में जो है वो रेलवे और के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर क्या समीक्षा कीजिए, क्या प्रभाव पड़े। तो इंट्रोडक्शन में, रेलवे भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। इसका उद्देश्य व्यापारिक लाभ था, पर इससे सामाजिक प्रभाव भी हुए, है ना। कच्चे माल की ढुलाई में ईजी हुआ, निवेश और ऋण में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और लेकिन भारत पर कर्जा चढ़ता गया। सामाजिक संपर्क हुआ, भौगोलिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, लोग सिमट गए इससे, क्योंकि व्यापार बढ़ा, लोगों में जान पहचान बढ़ी और राष्ट्रीय एकता का आधार बना, है ना। बाकी निष्कर्ष में हम बता सकते हैं कि रेलवे ने जहाँ एक तरफ आर्थिक लाभ पहुँचाया, तो वहीं दूसरी तरफ औपनिवेशिक नियंत्रण को मजबूत किया, क्योंकि जैसे जैसे वो डेवलपमेंट करे थे, इंडिया भी उनकी तरफ झुक रही थी, है ना। लेकिन ये डेवलपमेंट उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, ये लोग नहीं समझ पाए भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था क्या रही, उसकी स्थिति पर प्रकाश डालना है हमें। चलो डालते प्रकाश। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई थी। मतलब बिल्कुल भी भारत की अर्थव्यवस्था थी नहीं, हम बहुत बुरी तरह से डूबे हुए थे। 200 वर्षों के लिए औपनिवेशिक शोषण का जो परिणाम था, क्योंकि 200 वर्षों से जो हम लोग किसी और के अंडर रह रहे थे, तो ये उन्हीं चीज़ों का रिजल्ट था कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिली हुई थी। कृषि संकट आए, उद्योगों की स्थिति खराब हुई, पूंजी की कमी पड़ी हमें, व्यापार के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, विभाजन का प्रभाव पड़ा, जो पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, तो ये सारे इफेक्ट हम पे पड़े आज़ादी के बाद। तो भारत को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन आर्थिक रूप से व्यय निर्भर और पुनर्निर्माण की आवश्यकता की ओर में था, मतलब आवश्यकता थी भारत को बहुत ज़्यादा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका जो पार्ट 1 है ना, मतलब मैं चाहती तो थी एक ही वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो वीडियो गलती से पोस्ट हो गया। अब मैं दोबारा 10 मिनट 11 मिनट एक दोबारा वीडियो शूट नहीं कर सकती, क्योंकि बोलने में भी मेहनत लगती है और बनाने में भी पीपीटी। तो इसलिए अब मैं उसको पार्ट 1 और इसको पार्ट 2 करके सेव कर दूँगी, तो आप दोनों पार्ट देख लेना, ओके। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू।